नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तूलिका दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। और आज के अंक में हम बात करेंगे अटल उत्कृष्ट विद्यालय की जो परीक्षा हुई है 8 सितंबर 2025 को, उसी का हम एलटी कला का पेपर भी देखेंगे कि किस प्रकार के वहां पर प्रश्नों को पूछा गया था। और अगर आपको आज का अंक अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 से लेकर के 30 तक तो अंग्रेजी भाषा के प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि ग्रामर से रिलेटेड प्रश्न उसमें आए थे। और 31 से लेकर के 60 तक ये विषय वाले प्रश्न पूछे गए थे। तो हमारा जो पहला प्रश्न रहेगा वो 31वें नंबर का प्रश्न है। और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो और उसमें देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। हमारा 31वां प्रश्न है, व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ आर्ट? रिदम, यूनिटी, स्पेस एंड हार्मनी। तो यहाँ पर कला के तत्वों के बारे में पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कला का तत्व कौन सा है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है स्पेस, यानी विकल्प सी स्पेस, जिसे हम अंतराल के नाम से भी जानते हैं। तो हम सभी को मालूम है कि जितने भी कला के तत्व हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और प्रत्येक कला की प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। 32वां प्रश्न है, व्हाट डज नॉट मैच द प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन? और विकल्प देखिए, टोन, यूनिटी, डोमिनेंस एंड बैलेंस। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो भी संयोजन के सिद्धांत है उसमें से कौन सा इन चारों में से मेल नहीं खाता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाता है टोन। टोन जो है रंगों की एक प्रकृति है। तो जो संयोजन के सिद्धांत है उसमें जो टोन है वो मैच नहीं करता है। यूनिटी, डोमिनेंस और बैलेंस, ये तीनों प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन के अंदर आते हैं। 33वां प्रश्न है, विच कलर हैज़ अ सिंबॉलिक मीनिंग टू द वर्ल्डली डिटैचमेंट? तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रंग है जिसका प्रतीकात्मक अर्थ होता है सांसारिक विरक्तता या सांसारिक त्याग। और यहाँ पर जो रंग दिए गए हैं उनमें नारंगी, सफ़ेद, नीला और काला, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें सबसे जो सही उत्तर है वो है ऑरेंज। कई पुस्तकों में आपको सांसारिक विरक्तता या त्याग का जो है वो केसरिया भी मिल जाएगा या फिर भगवा कलर, सैफरन कलर भी आपको वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। तो कई बार जो है इन तीनों रंगों के लिए ऑरेंज कलर का विकल्प दे दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑरेंज। 34वां प्रश्न है, व्हाट इज कॉल्ड व्हेन वाटर कलर इज यूज्ड विद ए थिन कलर कोटिंग फ्रॉम हायर टू डार्कर? प्लेन वॉश, ब्रोकन वॉश, ग्रेडेड वॉश और मल्टीपल वॉश। तो यहाँ पर प्रश्न में वाटर कलर से संबंधित एक टेक्निक पूछी गई है कि हम जब कलर कोटिंग करते हैं तो हायर टू डार्कर करते हैं, तो वहाँ पर हम इन चारों में से किस प्रकार का वॉश तकनीक का इस्तेमाल करते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ग्रेडेड वॉश। ठीक है, तो आप ग्रेडेड वॉश का यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से जब हम कलर कोटिंग करते हैं वाटर कलर में हायर टू डार्कर तो किस प्रकार का इफेक्ट दिखाई देता है, आप चित्र में देख रहे होंगे। 35वां प्रश्न है, इन पेंटिंग एनी सब्सटेंस यूज्ड एज ए बाइंडर टू हाइड द पाउडर्ड पिगमेंट इज कॉल्ड व्हाट टेक्निक? वॉश, ऑयल, टेम्परा एंड फ्रेस्को। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जब हम किसी पिगमेंट यानी कि वर्णक को या किसी पिगमेंट के चूर्ण को हम बाइंडर से स्थायी तो देते हैं, तो उस तकनीक को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें है वाश यानी कि प्रक्षालन, ऑयल यानी तैल, टेम्परा और फ्रेस्को। तो इन चारों में से कौन सी तकनीक होती है जिसमें हम बाइंडर का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाता है विकल्प सी, टेम्परा। और हमने देखा भी है कि टेम्परा रंगों में अंडे की जर्दी को एज अ बाइंडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, टेम्परा।
36वां प्रश्न है, हु इज़ फेमस फॉर द पेस्टल्स? और ऑप्शन दिए गए हैं वान गॉग, पॉल क्ली, यहाँ पे पूरा नाम नहीं दिया गया है, पॉल क्ली, एडगर देगा और मातिश। तो इसमें से आपको ये बताना होगा कि पेस्टल रंगों का उपयोग किस चित्रकार ने अपने चित्रों में किया है जिसके कारण वो बहुत ही फेमस हुए हैं। तो विकल्प यहाँ पर आपको जो 4 चित्रकारों के नाम दिए गए हैं, कलाकारों के नाम दिए गए हैं, उनमें से आपको एक सही विकल्प चूज करना होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है एडगर देगा। एडगर देगा जो है, उन्होंने अपने चित्रों में पेस्टल्स कलर का बहुत ही इस्तेमाल किया था और इसी कारण से उनके जो चित्र हैं वो उस समय काफ़ी सुर्खियों में आ गए थे, क्योंकि जिस समय लोग ऑयल कलर्स का इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पर एडगर देगा अपने पेस्टल्स कलर का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छे चित्रों का निर्माण कर रहे थे। 37वां प्रश्न है, इन विच स्कूल रागमाला पेंटिंग्स वेयर पेंटेड? राजपूत, पहाड़ी, मुगल, ऑल ऑफ द अबव। प्रश्न में पूछा गया है कि किस चित्र शैली में रागमाला चित्रों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राजपूत, पहाड़ी, मुगल और उपरोक्त सभी ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो राजपूत, पहाड़ी और मुगल, इन तीनों शैलियों में रागमाला चित्रों का चित्रण किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो अब यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि जितने भी हमारे यहाँ पर जो शास्त्रीय शैलियाँ रही हैं, राजस्थानी में, पहाड़ी में और मुगल में, इनमें रागमाला के चित्रों का निर्माण खासकर राजपूत और पहाड़ी शैली में अत्यधिक हुआ है। मुगल शैली में रागमाला के चित्रों का अंकन हुआ है, लेकिन वो कम मात्रा में हुआ है वहाँ पर, क्योंकि दरबारी चित्रकला थी तो वहाँ पर सभी चित्रों का अधिक चित्रण किया गया। साथ ही अकबर के समय में पोथी चित्रण भी वहाँ पर ज़्यादा हुआ है, जब उन्होंने हमारे धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे लघु चित्रों का निर्माण उन ग्रंथों में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी। 38वां प्रश्न है, इन विच म्यूजियम इज कलेक्टेड द पेंटिंग बनी ठनी? ऑप्शन आर खजुराहो म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, लखनऊ म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम कोलकाता। प्रश्न में पूछा गया है कि प्रसिद्ध बनी ठनी पेंटिंग को किस संग्रहालय में संरक्षित करके रखा गया है। तो यहाँ पर आपको 4 संग्रहालयों के नाम दिए गए हैं, खजुराहो संग्रहालय और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, लखनऊ संग्रहालय और भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाता है ऑप्शन बी, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो आप नेशनल म्यूजियम अगर जाएं तो वहाँ पर आपको बनी ठनी पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। 39वां प्रश्न है, हु वॉज पायनियर एंड ऑथर ऑफ मैनिफेस्टो फॉर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग? S.H. रजा, F.N. सूजा, M.F. हुसैन एंड H.A. गाडे। प्रश्न में पूछा गया है कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, प्रगतिशील कलाकार जो समूह था, उसके मैनिफेस्टो को किस चित्रकार ने लिखा था, यानी कि उसके जो मैनिफेस्टो को लिखा था किसने लिखा था। तो यहाँ पर 4 जो कलाकार हैं पैग ग्रुप के, उनका नाम दिया गया है। उनमें से आपको ये बताना होगा कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के मैनिफेस्टो को किसने लिखा था। तो इसका सही उत्तर हो जाता है F.N. सूजा। इनका पूरा नाम है फ्रांसिस न्यूटन सूजा और ये संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं पैग ग्रुप के। तो इन्होंने ही मैनिफेस्टो लिखा था प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का। तो विकल्प बी सही हो जाता है। 40वां प्रश्न है, हु वॉज फर्स्ट नोन फॉर द ओलियोग्राफ इन इंडिया? ऑप्शन आर राजा मानसिंह, राजा बाज बहादुर, राजा रवि वर्मा एंड राजा विक्रमादित्य। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में ओलियोग्राफ को सबसे प्रथम किसने इस्तेमाल किया, या प्रश्न ये भी हो सकता है कि भारत में ओलियोग्राफ के लिए किसे प्रथम व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर विकल्प में आपको 4 नाम दिए गए हैं। इनमें जो सबसे सही नाम है वह है ऑप्शन सी, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ने सबसे पहले यूरोपियन शैलियों में ही भारतीय पौराणिक दृष्टांतों को चित्रित करना आरंभ किया था और फिर उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र में एक ओलियोग्राफ प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की थी और ओलियोग्राफ प्रिंटिंग प्रेस लगाने के बाद उन्होंने अपने सभी चित्रों की जितनी भी मूल प्रतियां थी उनकी कई सारी प्रतियां बनाई और उनको प्रचारित भी करवाया। इसी कारण से उस समय
भारत के हर घर में राजा रवि वर्मा जी के चित्र बहुतायत में प्राप्त होते थे और इसी कारण से राजा रवि वर्मा काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए थे। जब भी भारतीय कला इतिहास की बात की जाती है, राजा रवि वर्मा का नाम सबसे प्रमुख चित्रकारों में शुमार किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, राजा रवि वर्मा। 41वां प्रश्न है, वाई इज द मौर्य आर्ट फेमस? रॉक कट केव, स्टोन पिलर्स, स्तूपास, एबव ऑल। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि जो मौर्यकालीन कला थी वो क्यों प्रसिद्ध थी। विकल्प दिए गए हैं आपको, रॉक कट केव्स यानी कि पहाड़ों को काट करके जितनी हमारे गुफा मंदिर बनाए गए हैं उनके लिए, स्टोन पिलर्स यानी कि जो पत्थरों की लाट होती थी, स्तूपा जहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी भिक्षु होते थे, खास करके गौतम बुद्ध के अवशेषों को वहाँ पर रखा गया है, और ऑप्शन डी, एबव ऑल यानी कि इन सभी जो ऊपर के 3 विकल्प हैं उन सभी के लिए मौर्य जो कला है वो प्रसिद्ध थी। तो इसका उत्तर हो जाता है एबव ऑल, यानी कि मौर्य काल के समय में रॉक कट केव्सों का निर्माण किया गया, स्टोन पिलर्स बनाए गए, साथ ही स्तूपों का निर्माण भी किया गया था। आपने सांची के स्तूप के बारे में भी सुना होगा, जिसे मौर्य सम्राट अशोक के कार्यकाल में बनाया गया था और लगभग ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्तूप है। इसके बारे में हमेशा कला प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ न कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। 42वां प्रश्न है, इन विच ईयर द फर्स्ट एग्जीबिशन वॉज हेल्ड ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट? और यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं 1891, 1901, 1908 और 1921। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की जो प्रथम प्रदर्शनी आयोजित की गई थी वो किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो यहाँ पर 4 वर्ष दिए गए हैं, आपको उन 4 में से सही वर्ष को चयन करना होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाता है 1908। तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की जो प्रथम प्रदर्शनी लगी थी वो 1908 में आयोजित की गई थी। 43वां प्रश्न है, हु डिड इनवाइट राजा रवि वर्मा इन 1885? उदयपुर के राजा, रामपुर के राजा, बड़ौदा के राजा और मैसूर के राजा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि राजा रवि वर्मा को 1885 में किसने आमंत्रित किया था। प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है, तो यहाँ पर प्रश्न में ये पूरा का पूरा प्रश्न इस तरीके से पूछा जाना चाहिए था कि राजा रवि वर्मा को 1885 में चित्रों के निर्माण के लिए किसने आमंत्रित किया था, तो तब यह रेलेवेंट क्वेश्चन होता, समझ में भी अच्छे से आता। हालांकि इस प्रश्न का मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ। इस प्रश्न का सही जवाब है बड़ौदा के राजा। बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने राजा रवि वर्मा को अपने जो पैलेस था उसके अंदर चित्रों के निर्माण के लिए बुलाया। और अगर आप राजा रवि वर्मा की जीवनी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजा रवि वर्मा की लोकप्रियता के पीछे भी सयाजीराव गायकवाड़ का ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सयाजीराव गायकवाड़ ने ही राजा रवि वर्मा को प्रेरित किया था कि वे पूरे भारत का भ्रमण करें और भारत को समझें, भारत को जानें और उसके बाद वो चित्रों का निर्माण करें। तो सयाजीराव गायकवाड़ जी ने ही उनके लिए एक भारत भ्रमण का कार्यक्रम आयोजित किया था। उसके बाद उन्होंने जब वापस वे बड़ौदा के महल में आए थे तो उन्होंने काफ़ी अच्छे चित्रों का वहाँ पे निर्माण भी किया था, जिससे कि सयाजीराव गायकवाड़ काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो अब हम इस प्रश्न को समझ चुके हैं कि 1885 में राजा रवि वर्मा को बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने जो है पैलेस में, अपने महल में आमंत्रित किया था चित्रों के निर्माण के लिए। 44वां प्रश्न है, इन विच आर्ट स्कूल डिड के हेब्बार स्टडी? सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ, NAC लाहौर, नेशनल आर्ट कॉलेज लाहौर। तो यहाँ पर पूछा गया कि के हेब्बार ने अपनी कला की शिक्षा किस स्कूल से प्राप्त की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाता है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से के हेब्बार जी ने अपनी कला की शिक्षा प्राप्त की थी। 45वां प्रश्न है, वाई इज इट फॉर द फेमस एंड सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ अनुपम सूद, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग और स्कल्पचर? तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया कि अनुपम सूद जी ने अपना योगदान कला के किस क्षेत्र में दिया है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहे होंगे, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग और स्कल्पचर। तो अनुपम सूद जी ने
प्रिंट मेकिंग के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। और अनुपम सूद जी का एक प्रिंट कक्षा 12वीं में भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसका नाम है ऑफ वॉल्स। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। 46वां प्रश्न है, विच स्टेट डज द आर्ट ऑफ कोलम बिलोंग टू? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड केरला। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जो कोलम लोक कला है वो किस राज्य से संबंध रखती है। विकल्प दिए गए हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड केरला। तो इसमें सबसे सूटेबल आंसर है तमिलनाडु। कोलम लोक कला की जो उत्पत्ति हुई है वो तमिलनाडु से ही हुई है। उसके बाद ये केरल में भी बनाई जाती है, साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्रों में भी ये लोक कला कोलम बनाई जाती है, लेकिन इसका जो उत्पत्ति का स्थान है, उत्पत्ति का राज्य है, वो तमिलनाडु है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि कोलम जो लोक कला है वो एक भूमि पर बनाई जाने वाली लोक कला है, जिसमें चावल के आटे व अन्य प्रकार के जो खाद्य पदार्थ है उसके चूर्ण का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। कोलम से ही मिलती जुलती दूसरी एक लोक कला है पुकोलम, जिसे केरल में बनाया जाता है। कोलम और पुकोलम में अंतर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। कोलम को आप समझ गए होंगे चित्र को देखते हुए। पुकोलम में जो लोक कला बनाई जाती है वो भी जमीन पर ही बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर पुकोलम में फूलों और पत्तियों का उपयोग करके ही जो है लोक कला या रंगोली का जो है एक रचना की जाती है, उसे पुकोलम कहते हैं। तो आप अगर केरल की लोक कलाओं के बारे में पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर पुकोलम का जिक्र जरूर देखने को मिलेगा। 47वां प्रश्न है, विच स्टेट डज द आर्ट रूट ऑफ कलमकारी? केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। प्रश्न में पूछा गया है कि कलमकारी की जो जड़ें हैं वो किस राज्य से जुड़ी हुई हैं, या फिर इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि कलमकारी का संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ पर 4 राज्यों के नाम दिए गए हैं, इसमें सबसे जो सुटेबल आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई भी दे रहा होगा कि कलमकारी जो लोक कला है वो एक टेक्सटाइल फॉर्म वाली लोक कला है, जिसमें कि कपड़े के ऊपर पहले चित्र बनाया जाता है, उसके बाद उसे अलग अलग रंगों से जो है फिल करा जाता है। तो ये एक टेक्सटाइल वाली लोक कला है और काफ़ी ये प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद जैसे जैसे इसकी प्रसिद्धि हुई है तो अब ये पहले डेकोरेटिव आइटम्स में इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये बेडशीट में, पिलो कवर्स में और अब ये साड़ियों पर भी कलमकारी हमें देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी सारी लोक कलाएँ हैं भारत में जो कि भूमि पर बनाई जाती हैं, कुछ कपड़े पर बनाई जाती हैं और अनेक प्रकार की लोक कलाएँ और भी हैं जिनको हम आगे के प्रश्नों में देखेंगे। 48वां प्रश्न है, विच फोक आर्ट इज़ फेमस ऑफ पंजाब? पंजाब की प्रसिद्ध लोक कला कौन सी है? विकल्प दिए गए हैं कलमकारी, कांथा, फुलकारी और सांची। तो पंजाब की जो प्रसिद्ध लोक कला है वह है फुलकारी। फुलकारी एक एम्ब्रॉयडरी वाली लोक कला है जिसमें कपड़े पर कढ़ाई की जाती है, और आपने कभी न कभी फुलकारी वाली जो कढ़ाई करी हुई दुपट्टा या सूट जरूर आपने देखा भी होगा और उसको परचेज भी किया होगा। तो यहाँ पर चित्र में भी आप देख सकते हैं कि जो फुलकारी है वो काफ़ी प्रसिद्ध है पंजाब में, और पंजाब की जितने भी आपने परिधान देखे होंगे उनमें फुलकारी आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है फुलकारी। 49वां प्रश्न है, विच स्टेट ओरिजिनेटेड द आर्ट ऑफ फड? केरला, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। प्रश्न में पूछा गया है कि जो फड़ लोक कला है वो मुख्य रूप से उसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। तो विकल्प यहाँ पर 4 दिए गए हैं, उनमें से सबसे सही विकल्प है वह है राजस्थान। और आप यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक फड़ जो चित्र है उसको प्रस्तुत किया है। फड़ लोक कला जो है ये राजस्थान की काफ़ी प्रसिद्ध लोक कला है, और फड़ लोक कला की अगर हम बात करें तो इसमें महाभारत की जो कहानियाँ हैं, महाभारत से संबंधित जितनी भी कथाएं हैं उनको यहाँ पर चित्रित किया जाता है। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध लोक कला है, और फड़ लोक कला को बनाने के पीछे जो कारण था वो था कि जो महाभारत की पौराणिक कथाएं थी उनको प्रचारित प्रसारित करने के लिए पुरातन समय में कपड़े पर जो है महाभारत की कथाओं को चित्रित किया जाता था और फिर उनको
डिस्ट्रीब्यूट करके प्रदर्शन उनका किया जाता था। इसी कारण से फड़ लोक कला राजस्थान में काफ़ी प्रसिद्ध हुई है और पाबूजी की फड़ वहाँ की सबसे प्रसिद्ध फड़ है। 50वां प्रश्न है, विच फोक आर्ट इज फेमस इन वेस्ट बंगाल। यहाँ पर देखिए लोक कलाओं से संबंधित ही एक अन्य प्रश्न है कि बंगाल की प्रसिद्ध लोक कला कौन सी है। अब यहाँ पर देखिए विकल्प दिए गए हैं पटचित्र, कांथा, मधुबनी और गोंड। तो यहाँ पर बंगाल की प्रसिद्ध जो लोक कला है वो है कांथा। अब यहाँ पर देखिए कांथा होती क्या है। कांथा एक प्रकार की जो है वो भी टेक्सटाइल एम्ब्रॉयडरी वाली ही लोक कला है। तो कांथा एक कढ़ाई का प्रकार है जिसे कपड़ों पर किया जाता है। तो कांथा एक टेक्सटाइल वाली आर्ट फॉर्म है जिसमें कपड़े पर कढ़ाई की जाती है। फुलकारी की तरह ही ये आपको देखने को मिलती है। तो ये भी जो बंगाल की प्रसिद्ध लोक कलाओं में से एक है। 51वां प्रश्न है, विच इज़ द मोस्ट फेमस केव इन बाग। बाग की सबसे प्रसिद्ध गुफा इनमें से कौन सी है। विकल्प दिए गए हैं अजंता विहार, इंद्र सभा, रंग महल, नटराज हॉल। तो यहाँ पर 4 गुफाओं के नाम दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि बाग की प्रसिद्ध गुफा इनमें से कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है रंग महल। बाकी आप अगर देखें अजंता विहार जो है वो अजंता में है, इंद्र सभा वो आपको एलोरा में मिलेगी, रंग महल जो इसमें तीसरा विकल्प है वही आपको बाग में मिलती है। तो रंग महल इसका सही उत्तर हो जाता है। 52वां प्रश्न है, विच डिएटी इज एसोसिएटेड विद केव नंबर 3 ऑफ बादामी। विष्णु, शिवा, जैन, तीर्थंकराज एंड बुद्धा। तो प्रश्न में पूछा गया है कि बादामी की गुफा संख्या 3 किस देवता को समर्पित है या किस देवता से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर विकल्प दिया गया है विष्णु, शिव, जैन तीर्थंकर और बुद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाता है विष्णु। जो बादामी की तीसरे नंबर की गुफा है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर चित्र में आप भगवान विष्णु का चित्र भी देख रहे होंगे। 53वां प्रश्न है, द मोस्ट फेमस पेंटिंग बनी ठनी बिलोंग टू। कांगड़ा स्कूल, किशनगढ़ स्कूल, बूंदी स्कूल एंड कोटा स्कूल। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रसिद्ध बनी ठनी पेंटिंग किससे संबंधित है। तो यहाँ पर कुछ स्कूल्स के नाम दिए गए। स्कूल्स का मतलब होता है शैली। तो कई बार स्कूल अंग्रेजी में लिखा होता है, हिंदी में इसको कलम या शैली के नाम से आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो बनी ठनी जो चित्र है वो किशनगढ़ शैली या किशनगढ़ स्कूल से संबंधित है। बनी ठनी चित्र के बारे में हम बात करें तो बनी ठनी को निहाल चंद नाम के चित्रकार ने बनाया था। तो हमेशा बनी ठनी से एक आध प्रश्न पूछा जाता है। तो बनी ठनी काफ़ी जो है प्रसिद्ध चित्र है और इसे भारत की मोनालिसा की संज्ञा भी दी गई है। 54वां प्रश्न है, द यूनिक गांधार स्टाइल ऑफ आर्ट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ओरिएंटल आर्ट, पर्शियन आर्ट, ट्राइबल आर्ट एंड ग्रीक आर्ट। तो प्रश्न में पूछा गया है कि जो गांधार शैली है वो किससे प्रभावित थी। ठीक है, यहाँ पर गांधार जो स्कूल है या गांधार शैली है उसके बारे में पूछा गया है कि वे किससे प्रभावित थी। 4 विकल्प दिए गए हैं, ओरिएंटल आर्ट, पर्शियन आर्ट, ट्राइबल आर्ट और ग्रीक आर्ट। तो हम सभी को मालूम है कि गांधार जो शैली है वो ग्रीक आर्ट यानी कि यूनान की कला से प्रभावित थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने आपको 2 चित्र दिखाए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध की जो सबसे पहली मूर्तियाँ बनाई गई थी वो गांधार स्टाइल में ही बनाई गई थी। यहाँ पर सबसे मुख्य बात यह है कि बुद्ध की खड़ी अवस्था में यानी कि स्थानिक जो प्रतिमाएं बनाई गई थी प्रारंभ में वो गांधार शैली में ही बनाई गई थी। इसमें हम देख सकते हैं कि बुद्ध को जो है काफ़ी लंबा कद उनका रखा जाता था इन मूर्तियों में। साथ ही उनके बालों को घुंघराले इसमें किए जाते थे जैसे कि ग्रीक गॉड्स के होते हैं। तो काफ़ी जो मूर्तियां हैं गांधार कला की वो यूनानी कला से प्रभावित थी। दूसरा जो चित्र हमने दिया है ये गांधार यानी कि जो अब का अफगानिस्तान है वहाँ पर जो बामियान नाम का एक स्थान था वहाँ पर गांधार काल के समय में जो मूर्तियाँ बनाई गई थी
उन मूर्तियों को दिखाया गया है, वो भी काफ़ी जो है बड़ी विशालकाय मूर्तियां थी, जिन्हें बाद में तालिबान के लड़ाकों ने इसको क्षति पहुंचा दी है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से विस्फोटकों का इस्तेमाल करके वहाँ पर भगवान बुद्ध की जो विशालकाय विश्व प्रसिद्ध मूर्तियाँ थी उन्हें नष्ट किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है कि गांधार की जो शैली है वो ग्रीक आर्ट यानी कि यूनानी कला से प्रभावित थी। 55वां प्रश्न है, विच आर्टिस्ट वेयर एसोसिएटेड विद पैग? विकल्प है जैमिनी रॉय, गगनेंद्र नाथ और नंदलाल बोस। विकल्प बी है राजा रवि वर्मा, रुक्मणी वर्मा और पुष्पमाला एन। विकल्प सी है FN सूजा, SH रजा, MF हुसैन। और विकल्प डी है अमृता शेरगिल, अंजलि इला मेनन एंड अनुपम। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि पैग ग्रुप से जुड़े हुए जो कलाकार थे उनके आपको नाम बताने हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प में जो है चित्रकारों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें जो पैग ग्रुप से एसोसिएट करने वाले आर्टिस्ट थे वे हैं FN सूजा, SH रजा और MF हुसैन। ये संस्थापक सदस्यों में से जो है प्रमुख रहे हैं पैग ग्रुप के। तो कई सारे जितने भी हमारे कला समूह हैं, जो भी आर्टिस्ट ग्रुप हैं, उनसे संबंधित करके हमेशा प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आप चित्र में भी देख सकते हैं कि पैग ग्रुप के जो हैं जितने भी सदस्य हैं आप उनको देख सकते हैं, जिसमें कि रजा, सूजा, हुसैन, गायतोंडे और अन्य जो चित्रकार हैं वो आपको एक प्रदर्शनी में बैठे हुए दिख जाएंगे। तो ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की एक एग्जीबिशन है, 1947 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये उस प्रदर्शनी का चित्र है। तो वहाँ पर आप पूरे पैग ग्रुप के चित्रकारों को देख सकते हैं। 56वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स रेफर्स टू द इल्यूजन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस? शेप, स्पेस, वैल्यू और टेक्सचर। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि वो कौन सा तत्व है जिसका उपयोग करते हुए हम चित्र में इल्यूजन, गहराई और दूरी को दिखा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, स्पेस। तो स्पेस के इस्तेमाल से हम इल्यूजन, डेप्थ और डिस्टेंस को चित्र में दिखा सकते हैं। 57वां प्रश्न है, द डिफरेंसेस बिटवीन शेप एंड फॉर्म इन आर्ट इज दैट? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि आकार और रूप में अंतर क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है, फॉर्म इज 2D वाइल शेप इज 3D। यानी कि रूप जो होता है वो 2D होता है, द्विआयामी होता है, और आकार 3D यानी 3 आयामी होता है। विकल्प बी है शेप इज 2D वाइल फॉर्म इज 3D। यानी कि जो आकार है वो 2D होता है और रूप 3D। विकल्प सी है बोथ आर सेम, यानी कि दोनों एक हैं। और विकल्प डी है फॉर्म ओनली एग्जिस्ट इन डिजिटल आर्ट। यानी कि जो रूप है वो सिर्फ डिजिटल आर्ट में ही एग्जिस्ट यानी कि अस्तित्व रखता है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, शेप इज 2D वाइल फॉर्म इज 3D। यानी कि जो आकार होता है वो 2D होता है और रूप होता है वो 3D होता है। 58वां प्रश्न है, द कॉन्सेप्ट ऑफ षडंग वॉज फर्स्ट मेंशन्ड इन विच एंशियंट टेक्स्ट? प्रश्न में पूछा गया है कि हमारा जो षडंग का कॉन्सेप्ट है, षडंग का जो विचार है या षडंग का जो सिद्धांत है, उसे पहली बार किस प्राचीन पुस्तक या प्राचीन ग्रंथ में उसको उद्धृत किया गया था, मेंशन किया गया था? विकल्प दिए गए हैं आपके पास, नाट्यशास्त्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, चित्रसूत्र ऑफ द विष्णु धर्मोत्तर पुराण और अर्थशास्त्र। तो देखिए षडंग जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है भारतीय चित्रकला के दर्शन में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, चित्रसूत्र ऑफ द विष्णु धर्मोत्तर पुराण। अब देखिए यहाँ पर जो ये प्रश्न है, षडंग के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो हम काम सूत्र में षडंग के बारे में पढ़ा करते हैं, और षडंग से संबंधित एक श्लोक भी है, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्योजनम श्रादश वर्णिका भगम इति चित्र षडंगम।
तो ये हमने वात्स्यायनकृत कामसूत्र में इस श्लोक को देखा था। लेकिन यहाँ पर जो दो विकल्प मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर दो विकल्प दिए गए हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण और चित्रसूत्र ऑफ द विष्णु धर्मोत्तर पुराण। इन दो विकल्पों में ही कन्फ्यूजन बहुत सारे जो है हमारे साथी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो चित्रसूत्र है वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का तीसरा खंड है और इस तीसरे खंड के अध्याय 35 से 43 यानी कि जो लेसन 35 to 43 है जो, उसे जो है चित्रसूत्र कहा गया है। और इसमें ही जो है मार्कंडेय ऋषि और राजा वज्र के बीच जो वार्तालाप हुआ है उसमें उन्होंने जो है शरीर रचना, रंगों के निर्माण, रंगों का उपयोग और षडंग के बारे में चर्चा की है। तो सबसे जो पहला उद्धरण हमें मिलता है वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के जो तीसरा अध्याय है जो चित्रसूत्र के नाम से जाना जाता है, उसमें पहली बार षडंग का हमें जो है उद्धरण मिलता है। बाद में वात्स्यायन ऋषि ने कामसूत्र के अंदर षडंग की विशद व्याख्या की है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने जो रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्योजनम श्रादश वर्णिका भंग इति चित्र षडंगम जो उन्होंने श्लोक दिया है। तो चित्र षडंग के बारे में अगर हम देखें तो बाद में जो यशोधर पंडित हैं वो अपनी जयमंगला में जब लिखते हैं, वहाँ पर कामसूत्र की टीका करते हैं, वहाँ पर भी षडंग के बारे में लिखते हैं। और अगर हम कंटेम्प्रेरी आर्ट की बात करें तो वहाँ पर भी हमने देखा है कि बंगाल स्कूल में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने भी 6 लिम्स करके एक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने षडंग की ही व्याख्या की है। तो इस प्रकार से 58वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है विकल्प सी, चित्रसूत्र ऑफ द विष्णु धर्मोत्तर पुराण। 59वां प्रश्न है, विच पेंटिंग टेक्निक्स इन्वॉल्व्स पेंटिंग्स डायरेक्टली ऑन टू ए ड्राई प्लास्टर सरफेस। प्रश्न में पूछा गया है कि वो कौन सी तकनीक है जिसमें सूखी भित्ति या सूखे प्लास्टर के सरफेस के ऊपर डायरेक्टली जो है पेंटिंग की जाती है। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं, ब्रूनो सेको, सेको फ्रेस्को, आला प्राइमा और ग्रिजेल। तो यहाँ पर जिस तकनीक का प्रयोग करते हुए ड्राई प्लास्टर के सरफेस पर पेंटिंग की जाती है वो है सेको फ्रेस्को, ऑप्शन बी। तो आप जो फ्रेस्को, ब्रूनो, फ्रेस्को, सेको में अंतर इस प्रकार से भी लगा सकते हैं कि जो सेको है यानी कि सूखे भित्ति पर, सेको को आप सूखे से रिलेट कर दीजिए ताकि आप कभी इस फ्रेस्को, सेको, फ्रेस्को, ब्रूनो को ना भूल पाएं। जो ब्रूनो होता है वो गीली भित्ति पर या गीले प्लास्टर के सतह पर चित्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सेको फ्रेस्को इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। 60वां और अंतिम प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय प्लेटो। इनमें से कौन सी पुस्तक प्लेटो ने लिखी है। और विकल्प हैं पोएटिक्स, पॉलिटिक्स, निकोमेचियन एथिक्स और द रिपब्लिक। तो प्लेटो ने इन चारों में से कौन सी पुस्तक लिखी है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है द रिपब्लिक। तो प्लेटो की जो सबसे जो प्रसिद्ध पुस्तकों में अगर हम देखें तो रिपब्लिक पुस्तक का नाम सबसे पहले आता है। और ये जो प्लेटो के द्वारा 380 ईसा पूर्व के आसपास इस ग्रंथ को लिखा गया था, जिसमें सुकरात के साथ उनकी जो वार्ताएं हुई थी उन वार्ताओं को इसमें वर्णित करके उन्होंने लिखा है। और इन वार्ताओं में न्याय, नगर और न्यायप्रिय मानव की चर्चा यहाँ पर की गई है। तो रिपब्लिक काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है प्लेटो की। तो कई बार इस तरीके के प्रश्न भी पुस्तकों से रिलेट करते हुए उनके ऑथर्स के नाम पूछे जाते हैं। तो आज के अंक में हमने अटल उत्कृष्ट विद्यालय की जो 8 सितंबर को परीक्षा हुई है उसका एलटी कला का पेपर देखा और देखा कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे और कुछ प्रश्नों को स्पष्ट रूप से नहीं पूछा गया था। तो ऐसे प्रश्नों का भी मुझे लगता है मेरे कला साथियों ने अच्छे से उनका उत्तर दे दिया होगा। उन सभी साथियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपका चयन अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में कला शिक्षक के रूप में हो। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ज्ञानवर्धक लगा है, तो इसे अपने कला समूहों में अपने कला शिक्षक साथियों के साथ में शेयर करना न भूलिएगा।
अगर आप हमारे साथ में पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के हम कला से संबंधित वीडियो अपने चैनल पर समय समय पर लाते रहते हैं। साथ ही हमारे चैनल में समसामयिकी और सांस्कृतिक गतिविधियों के ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।